गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के अगले क्रम में हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसकी सहायता से किसी भी जटिल वैद्युत परिपथ के बीच धारा का वितरण हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किया। पहला जो नियम है वो प्रथम नियम, जिसको संधि नियम कहा जाता है। जो प्रथम नियम आपका है उसे संधि नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जितने भी संधि पर धाराएं मिलेंगी उन धाराओं का जो योग होगा वो 0 होगा, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये सिग्मा जो योग को व्यक्त कर रहा, आई टोटल धाराओं का जो योग होगा उस संधि पर 0 होगा। याद रखेंगे, किरचॉफ का जो पहला नियम है उसमें ये होता है कि जो संधि की ओर धाराएं आती हैं उन धाराओं को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और संधि से जो दूर धाराएं जाती हैं उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जिसके लिए हमने एक परिपथ ये बनाया आपका प्रथम नियम के लिए। इसमें मैंने वो बिंदु लिया है जो आपका संधि है, जिस पर सारी धाराएं आकर मिल रही हैं। इसके जो विभिन्न धाराएं हैं, पहला जो भाग है I1 धारा है, दूसरी I2, तीसरी I3, I4, I5। आप कितने भी धाराएं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए धाराओं का परिपथ बनाया गया है, जिसमें दिशा भी दिखाई गई है। किसी की दिशा संधि की ओर दिखाई गई है, किसी की धारा की जो दिशा है वो संधि से दूर की तरफ दिखाया गया, अर्थात अपोजिट है। तो ये देखेंगे धारा जो है संधि की ओर जा रही है, I2 की भी धारा संधि की ओर जा रही है, और I3 की जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है। तो जो दूर जा रही हैं धाराएं उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और जो संधि की ओर आती हैं धाराएं उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको परिपथ बना करके दिया जाए और कहा जाए कि निम्नलिखित परिपथ में I1, I2, I3, I4, I5 धाराएं बह रही हैं, तो इनका परिणामी मान क्या होगा। अब इन्हीं में से I1, I2, I3, I4 का मान दे दिया, I5 का मान नहीं दिया है, तो I5 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते इसके लिए फार्मूले आपको आने चाहिए। जैसे यही पहला है, अगर ऐसे है तो अगर इसमें हमको धारा ज्ञात करना है तो सबसे पहले I1 प्लस योग होता है I2, तो धारा जो संधि की ओर जा रही है तो प्लस चिन्ह के साथ लिया। फिर धन I3 संधि से दूर है तो माइनस I3 लिखेंगे, प्लस I4 की भी दिशा जो है संधि से दूर जा रही है, तो माइनस I4 प्लस I5, ये भी संधि से दूर है इसलिए माइनस I5 बराबर 0। ऐसा संधि का जो प्रथम नियम है किरचॉफ का, उसके अनुसार तो इन संधि का जो मान है वो सिग्मा देखिए I हो जाएगा, ये बराबर 0 होना चाहिए। इसी का मान हमको हल करना है, तो ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अगर ऐसा परिपथ आपके सामने आता है तो ये जो संधि का जो धारा का योग होगा वो इस प्रकार होगा। अब इन्हीं 5 धाराएं हैं, किन्हीं 4 का मान दे देगा, आपसे 5वीं का मान पूछेगा। जो द्वितीय नियम है, जो प्रथम नियम आपका होता है उसको संधि का नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है
वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इस कारण इसे धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, इसके कारण इसे धारा का नियम भी कहते हैं। जो आपका द्वितीय नियम किरचॉफ का है उसे पास नियम कहते हैं। द्वितीय नियम, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका है उससे हम पास नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है वो उस पास में लगने वाले उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस बंद पास के का जो विद्युत वाहक बल होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात कह रहा है कि उस वैद्युत परिपथ के प्रत्येक खंड में जो धारा बहती है वो और उसका जो प्रतिरोध होगा आर, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इनका बीजगणितीय योग और उस पास में लगने वाले जो विद्युत वाहक बल होगा उसके योग के बराबर होगा। अर्थात फार्मूला जो होता है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसके लिए हमने ये सेकंड आपका परिपथ बनाया है। जो आपका सेकंड परिपथ है देखेंगे ये पहला बंद पास है और ये दूसरा बंद पास है। जो पहला बंद पास है उसमें हमने यहाँ दिखाया I1 धारा बह रही है और इसका जो रेजिस्टेंस है, पहला जो परिपथ का प्रतिरोध है वो R1 है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। दूसरे बंद पास में हम देखेंगे इसमें I2 धारा बह रही है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E2 है और इसका प्रतिरोध R2 है। इसके बाद तीसरे भाग में जाएंगे तो R3 हो जाएगा। जो तीसरा भाग होगा वो पहले और दूसरे परिपथ में बहने वाली धाराओं का योग होगा। अर्थात तीसरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 प्लस I2 होगा चित्र के अनुसार। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार अगर हमको ऐसे पास आता है, सवाल फिगर के अनुसार आते हैं, सवाल आपको अगले भाग में बताएंगे, लेकिन इसके अनुसार आपको अगर हमको ज्ञात करना विद्युत वाहक बल का मान या पहले परिपथ की धारा का मान, फिगर एनालिसिस रहेगा, उसी की सहायता से आपको हल करना होता है। इसके अनुसार कहेंगे परिभाषा के ही अनुसार चलेंगे। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा जो आपकी बेटा वो I1 है, इसका जो संगत प्रतिरोध है वो आपका R1 है, इनका गुणनफल तथा इसका जो विद्युत वाहक बल है। लेकिन अभी परिपथ और आपके पास है, भाग है। दूसरे भाग में जाएंगे तो I2 और R2 इनका योग करना है, I2 और R2। ये पहले बंद पास के लिए है तो आप यहाँ लिखेंगे पास 1 के लिए आप हल कर रहे हैं। पास 1 के लिए हमने अभी बताया कि जो संध की ओर धाराएं जाती हैं या धाराओं का जो दिशा रहता है एक ही रहता है तो उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और अगर धारा उनकी उत्क्रमित है, विपरीत है, तो हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। देखेंगे इसकी जो धारा है इस तरफ से आ रही तो इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसकी धारा जो है बदल गई है, तो ये जो इसका जो मान होगा वो माइनस में होगा। अर्थात ये जो मान आपका होगा वो माइनस I2 होगा बराबर। फिर उनके बीजगणितीय योग जो विद्युत वाहक बल होंगे वो पहले का E1 है, दूसरे का E2 है। इसकी भी दिशा उत्क्रमित है, E1 माइनस ये आपका E2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका पहले बंद पास के लिए हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। दूसरे बंद पास के लिए देखते हैं, पास 2 के लिए।
पास 2 के लिए देखेंगे। इसी प्रकार ये भी होगा। अब यहाँ पर धारा जो है I2 है, I2 R2, इसी प्रकार I2 R2। अब ये देखेंगे जो धारा इसकी दिशा है इधर ही जा रही है, तो प्लस आप लिखेंगे I1 प्लस I2 और इनटू में R3 बराबर, इस सेल का विद्युत वाहक बल एक ही है, इसलिए आप केवल E2 लिखेंगे। इस प्रकार आप दूसरे सेल के लिए वैद्युत परिपथ का जो धारा का वितरण है इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है और इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसे संधि का नियम कहते हैं और वह आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, इसके कारण उसे धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसे पास का नियम कहते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अगले क्रम में हम वैद्युत सेलों का संयोजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल होता है उसकी सहायता से हम धारा को प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास एक ही सेल है तो हम उससे कम धारा प्राप्त करेंगे। अगर हमको आवश्यकता है प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करना तो हम सेलों को आपस में जोड़ते हैं, जिसके कारण सेलों को आपस में जोड़ने का क्रम बनाया गया है, जो आपके पास 3 क्रम है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम। तो सेलों का संयोजन, जो वैद्युत सेल हैं उनका संयोजन करते हैं। सेलों का संयोजन, आपसे पूछा जाए सेलों का संयोजन हम क्यों करते हैं तो आप कहेंगे कि प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को आपस में जोड़ते हैं। वैद्युत धारा प्राप्त करने का सेल एक स्रोत होता है। जब हमको प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करना होता है तो सेलों को आपस में जोड़ते हैं, जिसकी जोड़ने की 3 विधियां हैं। पहला आपका श्रेणी क्रम है, दूसरा आपका समांतर क्रम है, तीसरा आपका मिश्रित क्रम है। श्रेणी क्रम को हम पहले पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम के लिए हम एक फिगर आपको बना रहे हैं। ये पहला जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ये दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है, तीसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R3 है और ये जो प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध है इसका नाम R1 है। ये कुंजी है, कुंजी का नाम हमने K रख दिया है। ये पहला सेल है इसलिए इसका विद्युत वाहक बल भी E है, इसका भी विद्युत वाहक बल E है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़े हैं उनके विद्युत वाहक बल समान है। अब ऐसे कई भी सेल श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। इसमें श्रेणी क्रम का पहचान होता है कि जो पहला सेल होता है उसका जो ऋण ध्रुव होता है वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और जो दूसरा सेल होता है उसका जो ऋण ध्रुव होता है वो तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। पहले सेल का जो ऋण ध्रुव होता है वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे सेल का जो ऋण ध्रुव होता है वो तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। इस प्रकार अगले जो भी सेल होते हैं इसी क्रम में जुड़े होते हैं। माना पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है, दूसरे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध वो R2 है, तीसरे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R3 है। अगर हम इसमें देखें तो एक जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो E है, तो माना इसमें N सेलें जुड़े हैं, माना N सेलें
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 एंड सो ऑन, और विद्युत जो वाहक बल है वो कैपिटल E है। तो एक सेल का हम पहले लिखेंगे, एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो सेल में N सेल जुड़े हैं, N सेलों का विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा Ne। इसी प्रकार N सेलों के आंतरिक प्रतिरोध R है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो N सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो NR हो जाएगा। N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आपको हो जाएगा NR। और परिपथ में जो धारा बह रही है वो धारा आपकी है I। तो जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, अर्थात विभवांतर या विद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध। तो उसका जो बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो लिखेंगे कुल प्रतिरोध, पहले कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध। परिपथ में हमको धारा ज्ञात करना है, क्योंकि सेलों की सहायता से हम प्रबल वैद्युत धारा ही प्राप्त करते हैं। परिपथ में धारा I बराबर V/R, अर्थात Ne बटे में NR प्लस कैपिटल R। इस सेल में परिपथ में जो धारा होगी ये होगी, याद रखें। अब यहाँ पे NR का मान, इसकी दो शर्तें हैं। पहली जो शर्त है, अगर NR का मान बहुत ही बड़ा है कैपिटल R से, यदि NR का मान बहुत ही बड़ा है कैपिटल R से, तो कैपिटल R का मान यानी बहुत छोटा हो जाएगा। तब आपकी जो धारा होगी I बराबर Ne अपान में NR, क्योंकि NR का मान बहुत बड़ा है तो N से N कट जाएगा, I बराबर आपका आ जाएगा E अपान में R। दूसरी स्थिति में NR का जो मान होगा, अर्थात आंतरिक जो प्रतिरोधों का मान होगा वो बहुत ही छोटा होगा कैपिटल R से, तब आपका धारा जो हो जाएगी I बराबर Ne अपान में NR प्लस कैपिटल R। NR का मान 0 ले लेंगे तो I बराबर आपका आ जाएगा Ne अपान में कैपिटल R। इन दोनों स्थितियों में हम देखेंगे कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ही बड़ा रहेगा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। जितना एक सेल धारा देगा उतने N सेल मिलकर के धारा देंगे। कब? जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। दूसरी स्थिति में जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध से, तब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से अधिक प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज इतने ही। शेष अगले क्रम में हम समांतर और मिश्रित क्रम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।